नमस्कार दोस्तों साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और नए अपडेट के साथ, एक और नई खुशखबरी के साथ नए वीडियो को आरंभ कर रहे हैं, यानी कि उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के अंदर 247 पोस्ट पर वैकेंसी यानी कि जॉब, एक और नया नोटिफिकेशन बहुत ही बड़े अपडेट के साथ पूरा आ चुका है, जिसके फॉर्म फिलअप यानी कि इसके लिए फॉर्म जो भी भर सकता है कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या काम होता है बीएसएफ के कर्मचारियों का। अगर आप ये बोले कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो सैनिक होते हैं, वो लोग जो कि आर्मी और बाकी जैसे आप देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप समझ ही रहे हैं कि जैसे कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि आपके जो बॉर्डर एरिया होते हैं उनकी जो सुरक्षा करनी होती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो फोर्स होती है, उसके लिए ये जॉब रहती है। इसी के अंदर आपको पता होगा कि भाई बहुत तरह तरह के काम होते हैं। जैसे कि वहीं पे काम करने वालों के लिए अलग से जो है आपके ट्रेड्समैन्स हो गए, या फिर आपका दूसरा राइफलमैन्स अलग होते हैं जिनके पास बंदूक होती है, और दूसरे भी होते हैं बहुत सारे लोग। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट पर जॉब रहती है। जैसे कि कैंटीन में अलग होता है, किचन में अलग होता है, ड्राइविंग के लिए अलग होता है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रहती हैं, और साथ ही उनकी जॉब रहती है। और उसके साथ साथ उनको अच्छे खासे जो है काम करने के जो है उनको राशि यानी कि उनको जो है पैसा भी मिलता है। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो पूरा रहेगा। ये वीडियो आपको, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है बिना किसी जल्दबाजी के। वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन जो है वो चर्चा में लाएंगे हम। जो नोटिफिकेशन आपका है एक रेडियो ऑपरेटर का है, जो कि हेड कांस्टेबल के डिपार्टमेंट के अंदर रेडियो ऑपरेटर, साथ में इसी में आपके हेड कांस्टेबल के अंदर रेडियो मैकेनिक, दोनों के लिए एक तो रेडियो मैकेनिक हो जाएगा और एक हो जाएगा रेडियो ऑपरेटर। यहाँ पे 2 पोस्ट रहेंगे। और टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ कि कितने लोगों को जॉब मिलेगी, तो यहाँ पे 247 लोगों को टोटल यहाँ पे जॉब मिलेगी इस पोस्ट के अंदर। इतनों को फिक्स मिलेगी, बाकी आपके जो एक्स्ट्रा होंगे उनको जो है वहाँ से सिलेक्ट करके उनको हटाया जाएगा, मतलब सिर्फ बाकी इतने लोगों को ही लिया जाएगा। क्या प्रोसेस रहेगा इस जॉब का, कैसे मिलेगी, क्या कोई एग्ज़ाम देना होगा, या फिर हमारे जो अभी तक के क्वालिफिकेशन है, हमने अपना 10वीं करा हुआ है, 12वीं करा हुआ है, और हमने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज करे हुए हैं, या फिर दूसरा पीएचडी जैसे कोर्स करे हुए हैं हमने, तो क्या उसके बेस पर हमें, उसके मार्कशीट के बेस पर हमें यहाँ पे ये जॉब मिल जाएगी, या फिर हमें इसके लिए कोई एग्ज़ाम देना होगा। अगर एग्ज़ाम देना होगा तो एग्ज़ाम कैसे देंगे हम, उस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन दे सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मेन बात एज लिमिट, कि कितने से कितने के बीच के उम्र वाले लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्या मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है या सिर्फ मेल के लिए ही है, या फिर यहाँ पर फीस कितनी रहेगी फॉर्म की, और बाकी सारा कुछ पूरा इंटरव्यू या फिर क्या क्या होने वाला है इससे रिलेटेड, वो सारा कुछ। फिजिकल जो है बीएसएफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल आप जैसे जानते हैं, जैसे कि आपके हाइट, वेट, रनिंग और बाकी सारे स्ट्रेचिंग और बहुत सारे कुछ होता है, वो सारा कुछ भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। देखिए आपके पास ये 24 पेजेस का पूरा नोटिफिकेशन है। अगर आप अपनी नज़रों को डालें उस चीज़ पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 पेजेस का पूरा जो है ये नोटिफिकेशन है। इसको पूरा डिस्कस किया जाएगा एक एक चीज़। अगर फिर भी कोई चीज़ एंड में छूट जाती है तो कमेंट के माध्यम से, यानी कि कमेंट बॉक्स की मदद से हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकेंगे जो हमारी छूट जाएंगी। आप अगर देखेंगे तो ये बीएसएफ के रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा, नया अपडेट यही है कि ग्रुप सी, ये ग्रुप सी की है। एक होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, अलग अलग होता है। ग्रुप ए वालों का जो एक काम होता है वो बड़े ओहदे पर रहता है, बड़े पोस्ट पर रहता है, और कंपैरिजन करें अगर दूसरे ग्रुप के सर्विस का करने वाले लोगों से, सेम इसी डिपार्टमेंट में या फिर दूसरे किसी डिपार्टमेंट में भी देखेंगे तो ग्रुप ए वालों का ज़्यादा काम होता है, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर ग्रुप सी की जॉब है तो इतना भी मतलब अच्छी खासी जॉब है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगी जैसी ग्रुप ए वाली रहेगी। हेड कांस्टेबल का रहेगा,
और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स के अंदर यही सेम नोटिफिकेशन रहेगा, हम इसी को डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये लिखा हुआ है लास्ट सबमिशन डेट। अगर आप देखेंगे तो 12 मई 12 मई इसकी आखिरी तिथि निश्चित करी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी 12 मई तक जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर पाएगा आसानी से। कहाँ से भरेगा, इसी साइट पे आके भरना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई हेयर लिखा है, इस पर ही आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है। फॉर्म से रिलेटेड अगर रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर हमें लगेगा कि रिक्वायर्ड है तो हम इस पर वीडियो ज़रूर करके एक फॉर्म फिलअप बना देंगे, आसानी रहे जिससे कि कैंडिडेट को। अब देखिए नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट रहेगा ये फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसा मैंने आपको बता दिया 2 पोस्ट हैं बीएसएफ के अंदर है। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट, आपको किस पे हमने ये भी बता दिया कहाँ से अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहाँ से आसानी से देख के आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे इन फॉर्म के लिए, इस जॉब के लिए। नो अदर मोड इज़ अलाउड फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, मतलब क्या है कि कोई दूसरे मोड, यानी कि दूसरा मोड आपका एक ऑनलाइन के अलावा एक ऑफलाइन ही बचता है, यानी कि वो मोड जिसमें आप पेन पेपर मोड में, मतलब कि आप कागज़ से भर के कहीं जाके जमा कर रहे हैं, तो वैसा वाला नहीं रहेगा। वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। देखिए यहाँ पे भी सेम वही बात बोली गई है, हम दूसरे नोटिफिकेशन में भी देखते हैं कि ऐसा जेंडर को बैलेंस रखते हुए वुमेन को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस कंटेन्ड इन द MHA, MHA हो जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक, नॉन गैजेटेड काडर रिक्रूटमेंट रूल 2018 के मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स, मतलब कि इंडिया के सिटीजन जो भी होंगे, मेल हो फीमेल हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिलिंग अप द वैकेंसी फॉर द, ये देखिए यहाँ पे आप नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट ऑफ, दोनों पोस्ट जो रहेंगी वो नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल रहेंगी। ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑन टेम्प्रोरी बेसिस लाइकली टू बी मेड परमानेंट इन BSF सेटअप फॉर द वैकेंसी ईयर 2023, यानी कि इसमें क्या बोला गया है, द पोस्ट हैव ऑल इंडिया लाइबिलिटी एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रॉड। मतलब बोला गया है कि भाई ऐसा हो सकता है कि इंडिया के अंदर कहीं पोस्ट कर दिया जाए या फिर इंडिया के बाहर भी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पे भी करा जा सकता है सिलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्ट, तो ये बात कैंडिडेट को ध्यान रखनी है। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय द BSF एक्ट एंड रूल्स। एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन मोड में होगी सिर्फ, और कोई दूसरे मोड में नहीं होगी। और ये कब से कब तक रहेगी, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये 22 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू हो गया है, जो कि नाइट से, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये कल से ही ये चीज़ चालू हुई है। यस्टरडे में 11 PM, यानी कि रात के 11 बजे से ये चीज़ चालू हुई है आपकी, और इसको भरा जाना है 12 मई तक। 12 मई 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 12 से 1 मिनट पहले तक आप फॉर्म इस पर को भर सकते हैं। और पे स्केल आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे पे स्केल अच्छा खासा यहाँ पे बताया हुआ है, आप देखेंगे तो लेवल 4 का पे स्केल है। इसमें थोड़ा कलर में, अब देखिए लेवल 4 में पे स्केल है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहेगा। और क्या क्या अलाउंस, मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको अलाउ करी जाएंगी। दिस पोस्ट शैल कैरी डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफिक बॉर्डर एरिया, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक बॉर्डर एरियाज जो होते हैं उनके लिए फिक्स रहता है कि वहाँ पे जो काम करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर, तो उनको क्या क्या सुविधाएं होंगी वो उस एरिया पे डिपेंड करता है। फ्री यूनिफॉर्म, फ्री अकोमोडेशन और HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, फ्री लीव पास एंड एनी अदर, जो बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें होंगी वो आपको मिलेगी अगर वो वहाँ पे वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है उस एरिया के हिसाब से। दे विल बी कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम एज पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन भी यहाँ से मिलेगी। वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री
से रिलेटेड है, और 25% कोटा जो है अगेंस्ट डिपार्टमेंटल यानी कि बीएसएफ सर्विंग पर्सोनल्स, मतलब कि जो बीएसएफ सर के अंदर पहले से काम करते हैं उनके लिए है। आप अगर यहाँ पे देखें तो पोस्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो हेड कांस्टेबल के अंदर एक तो आरओ हो गया, रेडियो ऑपरेटर, और एक हो गया आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी में पहले हम रेडियो ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो उसमें 10% सीट ईएसएम यानी कि जो पहले से ही एक्स सर्विस मैन होते हैं, ईएसएम हम शॉर्ट में बोल देते हैं, आर्म्ड फोर्सेज या फिर दूसरे किसी फोर्स में अगर वो कर चुके हैं तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, उनके लिए 10% सीट्स। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यूआर कैटेगरी में 9 वैकेंसी हैं इस पोस्ट के लिए, तो 9 में से आप देखेंगे तो कम से कम एक जो रहेगी वो ईएसएम वालों के लिए रहेगी। ईडब्ल्यूएस में नहीं है यहाँ पे, ओबीसी में 1 और एससी एसटी में 4 रहेंगे, एसटी में और एससी में 1 रहेंगे। देखिए नहीं ये ईएसएम के लिए रिजर्व है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ईएसएम के लिए फिक्स्ड करा गया, ये ईएसएम की बात हो रही है यहाँ पे, और ये सीए की बात हो रही है, और रिमेनिंग वैकेंसी मतलब कि आप देखेंगे तो जो हमारा एससीआरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर में हेड कांस्टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 83, और अगर उसमें 9 प्लस करेंगे आप 83 और 9 यानी कि 92 में से 9 फिक्स रहेंगे कि ईएसएम के लिए हैं, बाकी जो बचे वो 83 बाकी कैंडिडेट्स के लिए हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट जो कि पहले से वहाँ पे काम नहीं करते, फ्रेशर बिल्कुल एक नए कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस तरीके से रहेगा। तो आपको यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज दिख रहा है टोटल। अगर हम देखें तो रेडियो ऑपरेटर में 139 रहेंगे टोटल। रिमेनिंग के अंदर आप ईएसएम में देख सकते हैं, ईएसएम में टोटल इतना आ रहा है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होगा, ये दोनों मिलेंगे तब जाके यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे 25% कोटा जो बाकी आपको बताया गया था उसके हिसाब से 54 वैकेंसी, तो टोटल यहाँ पे 217 रहेंगे। और मैकेनिक रेडियो मैकेनिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 30 है और कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। तो भाई वैकेंसी का स्प्लिट कर लिया है हमने। और अगर आपको यहाँ पे ना समझ आ रहा हो कि ईएक्स क्या है, ईएसएम क्या है, तो एक्स सर्विस मैन हो जाता है, सीए हो जाता है, कंपेंसोनेट अपॉइंटमेंट, एससी, और ये सब कैटेगरी के शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और बाकी कैटेगरी वाइज। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है, जो वैकेंसी है नंबर के अंदर वो चेंज हो सकती हैं, मे वेरी एट एनी स्टेट ड्यू टू। अब देखिए हो सकता है कि कुछ वहाँ पे अभी भी कुछ लोग वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग खत्म हो रही हो, मतलब उनका टाइम खत्म हो रहा हो सेम पोस्ट के लिए, और फिर उसमें वहाँ पे जगह हो जाए तो बढ़ भी सकती है घट भी सकती हैं, तो ये भी हो सकता है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए रिक्रूटमेंट डेट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फेज कब रहेगा, तो रिटन टेस्ट होगा ओएमआर बेस्ड, मतलब कि ओएमआर शीट होती है, आपको पता होगा एक पिंक रंग का पेपर होता है, उसके अंदर आपके ABCD इस तरीके से क्वेश्चन नंबर्स लिखे होते हैं, उसके सामने ऑप्शंस के छोटे छोटे सर्कल्स से होते हैं। अगर आपको डाउट रहेगा तो ओएमआर शीट के ऊपर भी आपको बताया जाएगा, ओएमआर शीट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, हाउ टू फिल, मतलब कि आपको कैसे फिल करनी है ओएमआर शीट, कैसे ओएमआर शीट से रिलेटेड सारा कुछ होता है वो सब आपको बता दिया जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि कंप्यूटर एग्जाम नहीं है, रिटन टेस्ट एग्जाम है जो कि ओएमआर पे होगा, और 4 जून को यानी कि 4 जून को होगा 2023 में, संडे के दिन। और अगर आप देखें इसमें तो ये 10 बजे से 12 बजे तक होगा। रेडियो ऑपरेटर के लिए सेम डे में आपका शाम के टाइम पे यानी कि 3 PM से लेके 7 PM 2 आवर के अंदर रेडियो मैकेनिक के लिए होगा। द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन अबव इज, देखिए ये चेंज भी हो सकती है डेट एग्जाम की, लेकिन अभी आपको जो दी गई है आपको वो एक तरीके से आइडिया लग गया है कि इस डेट पे एग्जाम हो सकता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, डुप्लीकेट ओएमआर शीट अटैच्ड विद मेन ओएमआर शीट शैल बी अलाउड टू बी कैरिड बाय द कैंडिडेट्स। द रिजल्ट ऑफ ओएमआर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी अनाउंस्ड बाय अपलोडिंग। देखिए बीएसएफ की साइट पर ही ये रिजल्ट आएगा, बाद में आप इसकी साइट पर जाके देखेंगे एग्जाम के कुछ समय बाद, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी अपना रिजल्ट। फर्दर इसके आगे बोला गया है,
ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द नेक्स्ट स्टेज। अब उनको सेकंड फेज में अपियर होना है। सेकंड फेज क्या रहेगा, पीएसटी और पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब एक होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और जो कि आपको देना होता है, जो कि फर्स्ट स्टेज यानी कि एग्ज़ाम के बाद होगा, जिसको हम सेकंड फेज बोल रहे हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे फॉर्म के दौरान और जो आपसे मांगे जा रहे हैं आपकी ज्वाइनिंग से पहले, आपको जॉब देने से पहले, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जाके दिखाने हैं। जो आपको बताया जाता है, ऑफिस का एड्रेस दिया जाता है, टाइमिंग दिया जाता है, वेन्यू दिया जाता है, डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दी जाती है, और वहाँ पे आपको वो चीज़ वेरीफाई करानी होती है। थर्ड फेज़ क्या होगा, थर्ड फेज़ होगा मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन फर्म डेट विल बी नोटिफाइड। अब इसकी डेट क्या होगी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी मेडिकल थिंग्स जो है उससे रिलेटेड रहेगा, तो ये थर्ड फेज़ रहेगा, इसकी डेट बाद में आएगी, और रिज़ल्ट फाइनल इसके बाद ही बनेगा, और मेरिट इसी के बेस पर प्रिपेयर होगी। टोटल मार्क्स जो आपके ओएमआर शीट पर आए थे जो कि 200 नंबर का होगा, एंड डिक्टेशन टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का था, आउट ऑफ टोटल आपका टोटल कितना हो गया, 250 मार्क्स हो गए, तो 250 मार्क्स का टोटल रहेगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर 200 मार्क्स की ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम होगा। अब रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस मतलब होता है कि किसी कैंडिडेट के, एक से ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स अगर सेम आ जाते हैं तो वहाँ पर जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा स्कोर किया होगा उसको ज़्यादा मेरिट में ऊपर रख दिया जाएगा, या फिर जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। जो भी अलग अलग प्रोसेस रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जिसकी एज ओल्डर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट बता देता हूँ आपको, जैसे कि इफ मार्क्स आर इक्वल देन जो कैंडिडेट ओल्डर इन एज उसको मेरिट में पहले रख दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है, पहले ये वाला पॉइंट देखा जाता है, फिर ये, और इस तरीके से पूरा देखा जाता है। तो ये भी डाउट क्लियर कर दिया जाता है साथ ही साथ कि भाई कोई कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ जाएंगे तो कैसे देखा जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको बता देता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी। देखिए दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन वाइज, मतलब कि पढ़ाई, शैक्षणिक, मतलब कि आपकी शिक्षा के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे पास इन इंटरमीडिएट या फिर 12th क्लास जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपका पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, संस्था, स्कूल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है इंडियन होना जरूरी है स्कूल का, लेकिन ऊपर हमने देखा था कि इंडियन सिटीजन्स के लिए जॉब थी, तो इंडियन शायद हो सकता है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्कूल ये सब होने चाहिए। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। मतलब कि जिन कैंडिडेट्स के पास 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम थी, साथ में उनके पास पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थी, या फिर पीसीएमबी भी थी, तो भी वो यहाँ पे इस चीज़ को आराम से इसके लिए कर पाएंगे। अब एक और चीज़ क्या बोलेगी, अगर ये वाला नहीं होता है तो दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट। आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा, अगर आपका 10th क्लास हो गया है, साथ में आपका रेडियो, टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इनमें से कोई भी एक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं इन सब चीज़ों में, किसी भी एक में, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर हो रखा है 2 साल का एक्सपीरियंस, और जिसमें सर्टिफिकेट होगा उसका, और साथ में 10वीं, इतनी क्वालिफिकेशन भी आपकी चल जाएगी इस पोस्ट के लिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए बोला गया है कि आपका 12th क्लास पास होना चाहिए, सेम पीसीएम और पीसीएमबी से। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट क्या बोलेगा कि मेरे पास पीसीएम भी था, मेरे पास बायोलॉजी भी था, तो वो तो एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो एप्लीकेबल रहेगा। हालांकि पीसीबी जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी और साइंस स्ट्रीम से थे, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि अगर उनके पास 10th क्लास हो रखी है और उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है 2 साल का, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों पोस्ट के लिए सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है। अगर 12th क्लास की बात करें, 10th में अलग रखा गया है। 10th में अगर हम देखें तो यहाँ पे आरएम की पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन और अलग अलग सब्जेक्ट के आईटीआई के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, किसी भी एक का हो सकता है। एज लिमिट बताऊँ आपको तो यहाँ पे नॉट बिलो, यानी कि 18 साल और 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 18 से ऊपर, 25 से नीचे होगी तो सही रहेगा। अब कोई कैंडिडेट ऐसा होगा कि भाई ऑनलाइन फॉर्म क्लोज हो रहे हैं और उस टाइम पे वो 25 साल का होने वाला उसी बीच में, तो वो फॉर्म ना भरे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कैंडिडेट अभी 25 साल का हो रहा तो फॉर्म भर सकता है, उसको ये देखना है कि उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले वो 25 से ऊपर ना हो जाए, बस ये बात याद रखनी है।
एज रिलैक्सेशन SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 साल का रहेगा, OBC को 3 साल का रहेगा, EWS जो आपके एक्स सर्विस मैन है उसके अंदर UR में 3 ईयर का, OBC में 6 ईयर का, SC ST में 8 ईयर का। और बाकी आपका लिखा हुआ है भाई अलग अलग हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके लिए भी लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन, उनका 3 साल से रेगुलर ना हो, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट से पहले पहले तो उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूँ मैं। फिजिकल स्टैंडर्ड दोनों पोस्ट के लिए सेम रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पे तो हाइट बोली गई है मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157, इससे ऊपर हो सकती है, इतनी मिनिमम होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है मिनिमम स्टैंडर्ड सो फार एज इट रिलेट टू हाइट में बी रिलैक्स बाय। अब देखिए 5.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उसके हाइट में मिल जाएगा। किन को मिलेगा? आदिवासी को मिलेगा, ट्राइबल्स को मिलेगा, इंक्लूडिंग मिजोज, नागाज और फर्दर रिलैक्स्ड बाय, इन सबको मिल जाएगा और कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। सेम फीमेल में ही बता दिया गया भाई किसको रिलैक्सेशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये एक चीज़ है नोट वाला पॉइंट, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि किसको रिलैक्सेशन है और किसको नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइट वाइज लिखा है। अब देखिए चेस्ट के साइज़ में भी देखेंगे तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट का साइज़, और फीमेल के लिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, फीमेल के लिए चेस्ट साइज़ नहीं देखा जाने वाला। वेट में अगर आप देख लेंगे तो वेट के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वेट हाइट पे डिपेंड करेगी, एज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उम्र पे और लंबाई कितनी हाइट है उस पे डिपेंड करेगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाएगा आपका ये। फैमिली मेंबर्स मीन, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स मीन जैसे कि स्पूस यानी कि जीवन साथी, चिल्ड्रन यानी कि कोई बच्चा, और ब्रदर सिस्टर या किसी और चीज़ पे भी डिपेंड कर सकती है हाइट, या फिर और सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन आपको बता दिया गया है। यहाँ पे क्या रहेगा, कैंडिडेट हुआ EWS में कौन आता है वो भी बताया गया है। 8 साल से 8 लाख से जिनकी तनख्वाह कम होती है साल की फैमिली की, तो वो लोग आ जाते हैं EWS के अंदर। साथ में उनका किसी SC ST कैटेगरी से लिंक नहीं होना चाहिए, मतलब उनका खुद का है या तो जनरल कैटेगरी का होता है वो कैंडिडेट। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया, नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन। देखिए यहाँ बोल भी दिया गया है SC ST OBC कैंडिडेट कभी भी EWS में नहीं उन्हें नहीं लिया जाता है, तो ये बात आपको यहाँ पे दिख रही है। क्या क्या कंडीशन होते हैं, 5 एकड़ जो है आपकी एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए या उससे अबव है, और ये सारे चीज़ें देखे जाते हैं आपके EWS बनवाने से पहले। एलिजिबिलिटी बता दिए भाई, एक्स सर्विसमैन में कौन कौन होगा उसके लिए भी बता दिया गया। कहीं आप एक्स सर्विसमैन के हिसाब से डाल दें और उसमें आते ही नहीं उस कैटेगरी में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट्स कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी BSF सर्विंग पर्सनल्स कैंडिडेट्स के लिए अलग लिखी हुई है। तो ये अपने हिसाब से आपको चेक करना है, आप जिस भी कैटेगरी में लाए करते हैं आते हैं उसके हिसाब से। मेथड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के बेस पर होगा, हमने बताया आपको। फर्स्ट आपका फेज रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, OMR सीट पर रहेगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, रिटन रहेगा, OMR रहेगा। पैटर्न जान लिया हमने ये भी जान लिया 2 घंटे का पेपर होगा, और इसके अंदर MCQ पेपर रहेगा। कोई ऐसा थ्योरी वाला नहीं है, 4 ऑप्शन या उससे ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे शायद एग्ज़ाम के अंदर, और उस एग्ज़ाम को आपको अटैम्प्ट करना है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। रिटन एग्जाम है, 4 पार्ट में एग्जाम आएगा। पहला जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो आएगा ही। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो आपके क्वालिफिकेशन में भी देखा जा रहा था, इसलिए उसका एग्जाम लिया जा रहा है। इंग्लिश और GK चौथा पार्ट रहेगा, और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स की फिजिक्स आएगी, और फिर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और फिर आएगी इंग्लिश एंड GK यानी कि जनरल नॉलेज। आप देखेंगे अगर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट हमारा फिजिक्स है। अगर आप फिजिक्स प्रिपेयर करेंगे, फिजिक्स और बाकी आप इन तीनों में से कोई एक भी प्रिपेयर कर लेंगे, आराम से क्वालिफाइड तो हो जाएगा एग्जाम। लेकिन अच्छे मार्क्स के हिसाब से आपको सारे प्रिपेयर करने हैं। रिमार्क में बोला गया है कि किस लेवल का आएगा। अगर आप देखें यहाँ पे स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CBSE IC जो आपके स्टेट बोर्ड रहते हैं, जैसे कि आपका हरियाणा बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, और उत्तराखंड बोर्ड हो गया, हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो गया, या कोई सा भी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड भी हो सकता है, ICSE बोर्ड भी हो सकता है। 12th पास होना चाहिए आपका, 12th लेवल का आपका आएगा इसमें तीनों सब्जेक्ट, और लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश और GK आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस आपका पूछा जाने वाला है। लेवल आपको पता लग गया, नेगेटिव मार्किंग में बोल दिया गया
0.25 मार्क्स काटा जाएगा। यानी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमें देख रहे हैं हम कि 1 मार्क अगर हम देखें 1 मार्क का हाफ तो हो जाता है 0.5, 2 मार्क का हो जाता है 2 मार्क का हो जाएगा 1/4 0.5, लेकिन यहाँ पे 1/8 रखा गया है। तो आप देख सकते हैं 0.25 बोला गया है, इतना मार्क्स आपका काटा जाएगा गलत आंसर पे। देयर विल बी 1 OMR बेस्ड कंबाइंड पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट आएंगे, बता दिया आपको ये तो। पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट होके आएगा क्वेश्चन पेपर। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 33% मार्क्स लाने हैं SC/ST कैंडिडेट को, और जनरल कैंडिडेट को 38% मार्क्स लाने हैं इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, मतलब पास होने के लिए। अब देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन OMR, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, फर्दर टू अपीयर इन द नेक्स्ट फेज, जो फिर नेक्स्ट फेज में जो है अपीयर होंगे, टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट। सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, विल बी प्रिपेयर्ड। अब देखिए दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट लिस्ट बनेगी जिनको अपीयर करना है सेकंड फेज के लिए। सेकंड फेज में आपको बताया भाई PST और PET एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको हाइट बता दी गई है। यहाँ पे क्या रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपका चेस्ट और हाइट और वेट का देखा जाएगा, और एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रेस करनी है, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर 6.5 मिनट्स के अंदर आपको ये कंप्लीट 6.5 मिनट के अंदर 6.5 यानी कि 6.5 आप बोल सकते हैं, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको इतने किलोमीटर दौड़ना है मेल्स को। फीमेल्स को 20 और फीमेल्स को जो है 800 मीटर्स रेस करनी है। लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की इन 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप भी होगी यहाँ पे, और ऐसे ही सेम फीमेल के लिए भी बताया गया है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको दिखाना पड़ेगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके 10th 12th वाले और जो भी आपसे मांगे जा रहे हैं, और ITI सर्टिफिकेट दिखाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये सारा कुछ दिखाना है। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये वाले सर्टिफिकेट सारे आपको दिखाने हैं। डिक्टेशन टेस्ट जो होगा आपका इंग्लिश राइटिंग के अंदर, जिसमें 150 वर्ड रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा ये सिर्फ RO कैंडिडेट के लिए होगा। देखिए ऑपरेटर वाले कैंडिडेट का होगा सिर्फ ये, और ये क्वालिफाई करना ज़रूरी रहेगा इस पोस्ट के लिए। थर्ड फेज में हमने बताया आपको भाई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। टैटू नहीं होना चाहिए कोई, ये सब आपको बोला गया है, वो टैटू से रिलेटेड सारी बातें बोली गई हैं। आई साइट बोला गया भाई, कितना विजन होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रिजेक्शन कंडीशन लिखे हुए हैं, किस किस कंडीशन में रिजेक्शन हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें रिजेक्शन हो सकता है कैंडिडेट का, मतलब कि उसको उसमें नहीं लिया जा सकता है, वो रिजेक्ट हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन से किस कंडीशंस के अंदर। अब अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है 12 मई तक अप्लाई करना है इस चीज़ को, फॉर्म को। ऑनलाइन पेमेंट करनी है, 100 रुपीज़ पे करने हैं। सिर्फ किसको पे करने हैं, जनरल EWS, जनरल यानी UR कैटेगरी, और EWS और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को पे करने हैं सिर्फ 100 रुपीज़। बाकी कैटेगरी में जितने भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको पे नहीं करना है इस फॉर्म के लिए फीस। देखिए इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड UPI वॉलेट, इन सब से कर सकेंगे आसानी से कैंडिडेट अपनी पेमेंट इन सारे तरीक़ों से कर सकेंगे। रिक्रूटमेंट सेंटर्स कौन कौन से रहेंगे, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, कोलकाता और कदमतला, गुवाहाटी, और बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है। ये आपके रिक्रूटमेंट सेंटर रहेंगे, मतलब कि किन किन सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी सारा जो भी होगा वो इन सेंटर से होगा। जैसे दिल्ली में एक सेंटर है, भिलाई और बेंगलोर, इंदौर, ये सारी जगहों पे सेंटर रहेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, वो पढ़ने हो तो पढ़ सकता है कैंडिडेट। सिलेक्शन से रिलेटेड ही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है मेन पॉइंट्स में।
एक्शन लिखा हुआ है कैंडिडेट के अगेंस्ट हो सकता है, अगर भाई वो एग्ज़ाम बीच में छोड़ के जाता है, एग्ज़ाम में अगर डॉक्यूमेंट किसी और के लगा के कोई दूसरा कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है, या फिर कोई और कंडीशंस हो जाती है जिसमें वो जहाँ अगर अपने खुद के तरफ से वो ये सब चीज़ें गलती से नहीं कर रहा, वो खुद से ये सब जानते हुए ये सब कर रहा है, तो भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती है, कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, कोर्ट के कुछ जुडिक्शंस लिखे हुए हैं जो इसके इस कंडीशंस पर रहेंगे, तो वो सब आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे कुछ ये फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म है एक आपका स्केड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट के लिए है जो अप्लाई कर रहा है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रह के वो पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है। एसटी कैंडिडेट्स है वो, या एससी भी हो सकता है, तो उसका सर्टिफिकेट फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, उसे ये फिल करके सेम फॉर्म के साथ अटैच करना है। सेम ये दूसरा ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म है, ये कास्ट वाइज फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। डिक्लेरेशन है, कैंडिडेट अगर ओबीसी एनसीएल में होता है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है और वो इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है फॉर्म में भरने के लिए, जॉब के लिए, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, डिक्लेरेशन कर सकता है अपनी तरफ से, मतलब अपनी तरफ से बता सकता है कि हाँ अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, या जो भी है वो सब बताया जा सकता है। ये इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है फॉर्म का, इसको भरा जाता है इनकम टैक्स वाले कैंडिडेट जो भी इस कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है आपके, आप अगर देखेंगे तो ये फॉर्मेट्स आपके रहेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर यहाँ पर भी रहता है सेम, अगर बीएसएफ की साइट पे भी देखेंगे तो पहले आपको पार्ट 1 ओटीआर करना होता है, एक बार में रजिस्ट्रेशन करना होता है वेबसाइट पे, फिर आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं एग्ज़ाम के, जब भी फॉर्म आएंगे नए नए जॉब के आप भर सकेंगे। और उसके बाद ही आप फॉर्म भरते हैं अपना, जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, नए फॉर्म के लिए, नए वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं, फिर फाइनली पेमेंट करते हैं, ये प्रोसेस होता है इसमें अप्लाई करने का। क्वालिफिकेशन डिटेल तो भाई आपको पहले ही बताई गई है, वही सारी डिटेल्स यहाँ पर भी हैं। सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे कैंडिडेट को फॉर्म के अंदर, तो एक तो कैंडिडेट को अपलोड करनी है अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, अगर वो किसी कास्ट सर्टिफिकेट से है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर ये सारा कुछ। अब फोटोग्राफ जो है वो 30 से 100 केबी के बीच में, सिग्नेचर 20 से 50 केबी के बीच में, डॉक्यूमेंट्स 30 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट अगर बात करें तो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेफ एंड नेक्स्ट जरूर करना है, जिससे कि वो चीज़ सेफ हो जाए और वो अगले स्टेप पे बढ़ सके फॉर्म भरने में। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है, कैंडिडेट टू चूज पोस्ट, इन दोनों में से पोस्ट या फिर दोनों पोस्ट चुन सकता है कैंडिडेट, एक कैंडिडेट अकेला दोनों पोस्टों को भी चुन सकता है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ द पोस्ट में गिव फॉलोइंग प्रेफरेंस पोस्ट फिलिंग ऑफ। अब देखिए ये जरूरी रहेगा, अगर कोई कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको पहली नंबर पे किसी पोस्ट को रखना पड़ेगा, फिर दूसरे पे किसी को रखना पड़ेगा। अब कैंडिडेट ऐसे में देखेगा भाई मेरे को जो पोस्ट आसानी से मिल जाएगी, जैसे कि आरओ की पोस्ट अगर हम देखें तो उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो पोस्ट आसानी से मिल जाएगी कैंडिडेट को, तो उसको ऊपर रख सकता है कैंडिडेट अगर चाहे तो। अब एक बात याद रखनी है, ओटीआर में कोई भी गलती नहीं करनी है आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि ओटीआर में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होती है, फॉर्म भर देने के बाद वो फिक्स्ड रहता है ओटीआर, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाता कैंडिडेट। अगर एक बार उसने फॉर्म भर दिया है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो शायद एक बार आपको चांस मिल जाता है ओटीआर में चेंज करने का, उसके बाद शायद नहीं मिलता है। एक और चीज़ बोली गई, इट इज़ अगेंस्ट एडवाइस दैट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी फिल्ड एग्जैक्टली एज रिकॉर्डेड इन देयर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में जैसा हो। Information about caste, category, educational, technical qualification, present employment, etc. must be filled correctly and supporting document must be uploaded in the relevant column. Documents, photographs being uploaded should be clearly visible
और लेजिबल यानी कि लीगल होनी चाहिए। ब्लड डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपरली अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स विल नॉट बी कंसीडर। अब देखिए आपको फॉर्म बिल्कुल भाई सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्म में भरने हैं, क्लियर होने चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ उसमें दिखनी चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने। फाइनली OTR रजिस्ट्रेशन करते समय एक बात याद रखनी है कि वो एडवाइस भी दे रहे हैं आपको कि भाई सारी डिटेल सही से डालना, क्योंकि OTR में होता है ऐसा है कि आपके डिटेल्स, क्योंकि वो एक बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वहाँ शायद वो चेंज नहीं हो पाता है, शायद 1 से 2 चांस आपको मिलते हैं बाद में, क्योंकि नया कैंडिडेट जो होता है उसको शायद चांस मिल जाते हैं, लेकिन हो सके तो उतनी जो है वो चीज़ याद रखनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसको उस चीज़ को भरते में। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब इसका फॉर्म 12 मई तक नोटिफिकेशन, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी, फॉर्म फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस और किस किस की पोस्ट रहेगी, क्या काम रहेगा, सारा कुछ डिस्कस हुआ है इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन के साथ, जो कि बिल्कुल एक रेलिवेंट प्रूफ था पूरा नोटिफिकेशन, जो कि अब आपका 12 मई तक फॉर्म भरा जा रहा है। 12 मई तक फॉर्म भर दीजिए बिना किसी देरी के, जिससे कि आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर देंगे तो ऐसे में क्या होगा, सेंटर अलॉट जो आपको होगा एग्ज़ाम का वो आसानी से हो सकेगा, जो कि इस पोस्ट के लिए रहेगा। एंड में वो चीज़ जो है फॉर्म शायद उसमें वो चीज़ मिस्टेक ना हो, जिससे कि फॉर्म जो है उसका डेट, हालांकि होता है कि एक्सटेंशन होता है फॉर्म के अंदर, लेकिन आपको पहले ही भरना है उस फॉर्म को। और बाकी आपको बताया गया भाई 12 मई तक फॉर्म भर दीजिए, उससे पहले ही। और 20 अप्रैल 22 अप्रैल से इस फॉर्म का फिलअप चालू हुआ है। तो यही रहेगा पूरा वीडियो, और इस टॉपिक के साथ इस वीडियो को कर रहे हैं एंड, और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।